हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हमने क्या समझना है, एक तो जर्नल एंट्रीज जो आपने देख रखी होंगी अब तक, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा चैप्टर का। तो जर्नल एंट्रीज कैसे हैं, क्यों हैं, उनकी फॉर्मेशन ऐसी क्यों है, ये चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम बैलेंस शीट का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, लाइक याद कुछ नहीं करना, ध्यान से वीडियो को समझना है, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि पूरे चैप्टर में जो बहुत टेक्निकल टर्म्स हम देख रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत इजी हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, बैलेंस शीट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपने स्टॉक मार्केट के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल समझा रहा हूँ, लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आपको समझ में आने लग जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, ठीक है। हमारी कंट्री में स्टॉक मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इस नाम से सुना होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना शेयर्स ट्रेड होते हैं, शेयर्स भी कह सकते हैं, स्टॉक भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रेड होती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, सपोज करो मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा। तो जो रिलायंस का एक शेयर है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक शेयर, मेरे को नहीं पता अभी क्या रेट चल रहा है बाहर, एग्जैक्ट रेट क्या चल रहा है, बट एग्जाम्पल के लिए एक शेयर है 2500 रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर मैंने ये शेयर बाय करा, ठीक है, और बाद में मैंने ये शेयर सेल कर दिया, ठीक है, 2600 रुपीज़ में, ठीक है, 2600 में सेल कर दिया। तो मैंने किया क्या, 2500 में खरीदा और 2600 में मैंने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट मेरा हो गया 100 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। अगर एक शेयर ही खरीदा बेचा तो 100 रुपये कमाए, और अकॉर्डिंगली जितने ज़्यादा खरीदेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि आपके शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी क्या है, वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑलरेडी लिस्टेड है। शेयर्स क्या है, ऑलरेडी लिस्टेड है। कहाँ पर लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, ठीक है। अब हमारा चैप्टर इससे कैसे रिलेट करता है, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हमारा चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या है कि ये जो शेयर्स ऑलरेडी तो लिस्टेड है, ये तो क्या है, ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया होगा कि ये शेयर्स हमें लिस्ट कराने होंगे। मतलब ये कंपनी रिलायंस को या कोई भी कंपनी होगी, इनको शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कभी तो पहली बार डालने पड़े होंगे ना, कभी तो आए होंगे। शुरुआत से लाइक तो लिस्ट नहीं हुए, शुरुआत से तो ट्रेडिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो पहली बार, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि पहली बार शेयर्स को हमें लिस्ट कराना हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ताकि इन शेयर्स में ट्रेडिंग हो पाए, ठीक है, ताकि इन शेयर्स में ट्रेडिंग हो पाए। तो अब इनिशियल पब्लिक ऑफर हो या फिर दोबारा और शेयर्स कंपनी इशू कर रही हो, तो वो चीज़ जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, इशू से रिलेटेड। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पहली बार शेयर्स को लिस्ट करना या पहली बार शेयर्स को इशू करना, या पहले से लिस्टेड है और कंपनी अपने शेयर्स को और डाइल्यूट कर रही है, दोबारा से और शेयर्स इशू कर रही है। तो हमें इशू कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है इशू, तो हाउ टू डू इट, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। हमने क्या समझना है, इशू करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने समझना है। मतलब कि ट्रेडिंग से एक स्टेप पहले आपको जाना है, ठीक है। ट्रेडिंग तो बाद में होगी, इससे एक स्टेप पहले कि कभी तो हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट कराने होंगे, तो वो चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे आप शेयर्स लिस्ट कराओगे, क्या इस चीज़ का प्रोसेस है। आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम जर्नल समझने वाले हैं। तो सपोज करो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी को ना अपने शेयर्स इशू करने, ठीक है, ये पहली बार अपने शेयर्स इशू करना चाहती है। इशू मतलब ये शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहती है और पब्लिक से पैसे लेना चाहती है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये भी मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या चीज़ है, तो सपोज करो पहले एक बार इशू का ही समझ लेते हैं ताकि आपको पता हो कि इशू का मतलब क्या है। तो ये अपनी कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्यों ना, आप शेयर का मीनिंग समझो। शेयर का मीनिंग होता है, इसको ऐसे समझो जैसे कंपनी के ना मैंने 100 टुकड़े कर दिए ऐसे, ठीक है, कंपनी के मैंने 100 टुकड़े कर दिए, ठीक है, ऐसे करके। अब इसके जो एक पीस है ना, एक पीस, इस एक पीस को हम क्या बोल रहे हैं, शेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जितने ये टुकड़े होंगे उतने ज़्यादा आपके पास कंपनी के शेयर्स होंगे, ठीक है। तो यानी कि आप उतने ज़्यादा कंपनी के ओनर बन जाओगे। तो शेयर जो ओन करता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर
होल्डर, शेयर होल्डर का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं कंपनी का ओनर ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कंपनी का ओनर ही है। तो आपको ये समझना है, जैसे कोई कंपनी है जिसके शेयर्स आ रहे हैं तो उसका मीनिंग यही है उसने अपने पीसेस कर दिए और कुछ पीसेस मार्केट में डाल दिए और मार्केट में लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं और उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको तो आप उस शेयर को जस्ट होल्ड कर लो, मतलब जस्ट अपने पास पड़े रहने दो, तो इसको बोलते हैं होल्डिंग करना। शेयर्स को होल्ड कर लिया मतलब आज खरीदे और 20 साल 30 साल तक नहीं बेचे, तो 30 साल में शेयर्स का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं होल्ड करना। कुछ लोग होल्ड नहीं करते, वो आज खरीदा कल बेचा, वो वाला काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, हमारा चैप्टर नॉर्मल इशू से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो वो मैं वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आया, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं, शेयर का ही मीनिंग मैं समझा रहा हूँ। तो सपोज करो कोई ज़मीन है, ठीक है, सपोज करो कोई ज़मीन है, तो ये क्या अपने पास ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन के मैं जितने पीसेस करूँगा, ठीक है, जितने पीसेस करूँगा उसको आप एक पीस को शेयर समझ लो, ठीक है। ज़मीन के जैसे ये जितने भी पीसेस हो गए, अगर आपके पास ये पीस है, ये इस पीस को आप ओन करते हो, तो कहीं ना कहीं इसको कंपनी से रिलेट करो। कंपनी का अगर आप एक शेयर ओन करते हो और इसको आप रिलेट करो ज़मीन से, ज़मीन का अगर आप एक टुकड़ा ओन करते हो तो आप इस ज़मीन के मालिक हो गए। तो वैसे ही अगर आप कंपनी का एक शेयर ओन करते हो तो आप उस कंपनी के मालिक हो गए, लेकिन किस एक्सटेंट तक आप मालिक हुए, जितने आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल दोबारा ज़मीन पे आ गए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही पीस है, इसी की ओनरशिप है, तो पूरी ज़मीन थोड़ी हुई हमारी हुई, पूरी ज़मीन हमारी नहीं हुई, हमारा कितना हुआ, सिर्फ ये एक पीस हुआ, ठीक है। तो पूरी ज़मीन अगर हम चाहते हैं हमारी हो तो हमारे को सारी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, सारी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, मतलब ये जितने पीसेज हैं, स्क्वायर पीसेस दिख रहे हैं, सारे खरीदने पड़ेंगे। तो सिमिलरली अगर आप चाहते हो पूरी कंपनी आपकी हो तो आपको ज़्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, सारे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रूल होता है 51% का, ठीक है, कि आधी से थोड़ी सी ज़्यादा अगर आपके पास ओनरशिप है तो कहीं ना कहीं आप ही कंपनी के मालिक माने जाते हो, ठीक है। तो 51% का रूल चलता है। आई समझ में बात। तो शेयर को ज़मीन से रिलेट करो, जैसे ज़मीन का एक टुकड़ा होता है वैसे ही शेयर भी एक तरीके से कंपनी के पीसेस है, कंपनी के टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो शेयर का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब कंटिन्यू करते हैं अपने इस एग्जांपल को कि कंपनी शेयर्स इशू कैसे करती है, ठीक है, एक पूरी कंपनी शेयर्स इशू कैसे करती है। आगे समझते हैं, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स होने पर होता क्या, ठीक है, होता क्या, अब ये समझते हैं। सपोज करो ये मेरी कंपनी है और ये कंपनी के मैंने टुकड़े बना दिए, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, इसके मैंने पीसेस बना दिए। सपोज करो मैं ये 9 पीसेस इशू करना चाहता हूँ, ठीक है, ये 9 हो गए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पीसेस मैं इशू करना चाहता हूँ। तो मैं इशू कितने कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं इशू कर रहा हूँ 9 शेयर्स, ठीक है, मोटा मोटा देखा जाए तो ये 9 शेयर्स में इशू कर रहा हूँ। इशू कर किसको रहा हूँ, देखो अभी ये 9 शेयर्स किसके, मेरे हैं, कंपनी के, ठीक है, मैं खुद हूँ, XYZ लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये 9 पीसेस किसके हैं, मेरे खुद के। तो अगर ये मैं इशू कर रहा हूँ तो मैं किसको इशू कर रहा हूँ, पब्लिक को। यहां पर इशू का मतलब होता है कि मैं सेल किसको कर रहा हूँ, यहां पर इशू का मीनिंग है कि मैंने ये 9 टुकड़े बेचे पब्लिक को। अब आप सेल का मीनिंग आपको पता होगा, लाइक आप कुछ भी चीज बेचोगे तो आपको बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। जब आप कुछ भी चीज बेचोगे तो आपको बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो यानी कि जब मैं 9 शेयर्स पब्लिक को बेच डालूंगा तो कंपनी के पास इन रिटर्न क्या आने वाला है, कंपनी के पास इन रिटर्न आने वाला है कैश, यानी कि मनी। तो यही मेन पर्पस होता है शेयर्स को इशू करने का। कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, अपने आप को डाइल्यूट करती है। डाइल्यूट करने का मतलब है कि अपने कुछ शेयर्स पब्लिक के पास पहुंचा देती है। पहुंचा कैसे देती है, इशू कर देती है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने कुछ टुकड़े शेयर्स के नाम पर पब्लिक को बेचे और उनसे कैश ले लिया, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या, इस प्रोसेस में ये हुआ कि XYZ लिमिटेड का पहले तो पूरी कंपनी इनकी थी, पूरे के पूरे जितने भी पीसेस दिख रहे हैं पूरे कंपनी के खुद के थे। लेकिन अब क्या हुआ, इशू के बाद क्या हुआ, आफ्टर क्या सिचुएशन है वो भी समझ लेते हैं। आफ्टर ये सिचुएशन हुई है कि पब्लिक के पास ये 9 टुकड़े रह गए और कंपनी के पास भी ये 9 पीसेस ही रह गए, ठीक है। यानी कि पब्लिक के पास कितने हैं, 50% ओनरशिप है, ये ओनरशिप है पब्लिक के पास, ठीक है। याद रखना पब्लिक भी मालिक बन जाती है,
जो भी शेयर्स ओन करता है वो मालिक बन जाता है। अब पब्लिक कोई एक इंसान नहीं है ना, पब्लिक में तो हो सकता है भाई बहुत सारे लोगों, ये 9 शेयर है तो हो सकता है 9 अलग अलग लोग हो, ठीक है, 9 अलग अलग लोगों के पास कंपनी हो, ठीक है, लेकिन इन 9 लोगों को अगर जोड़ दिया जाए, इन 9 लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो इनके पास आधी कंपनी है, ठीक है। और जो कंपनी के अपने पुराने मालिक रहे होंगे उनके पास कितनी ओनरशिप है, उनके पास भी 50% ओनरशिप है, ठीक है। तो दोनों ही मालिक हैं, ये आपको समझना है, कोई भी इनमें क्रेडिटर या उधार या लोन वगैरह नहीं चल रहा। तो शेयर्स इशू करने से कंपनी के ऊपर आपको ये समझना है, इसमें नोट क्या करना है, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि शेयर्स इशू करने से कंपनी के ऊपर कोई भी तरीके का लोन या लाइबिलिटी नहीं आती, ठीक है, लोन या लाइबिलिटी नहीं आती। क्या होता है ये सारी कहानी मैंने आपको अभी अभी समझाई है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे और जर्नल पे आते हैं, ठीक है, जर्नल पे आते हैं। तो अब मान लो कंपनी को क्या करना है, शेयर्स इशू करने। मुझे उम्मीद है भाई आपको अब मीनिंग समझ आ गया होगा शेयर्स इशू करने का क्या होता है। तो अगर नहीं आया, ठीक है, वीडियो स्किप कर दे और पीछे जाकर एक बार या फिर से देखो। तो यहाँ पर हम ये आ गए वापसी, जो अपना एग्जाम्पल चल रहा है, एक ही नाम से मैं पूरा एग्जाम्पल करा रहा हूँ। अब XYZ लिमिटेड को मान लो शेयर्स इशू करने, तो अब ये इशू करेगी कैसे, इसको पब्लिक को रीच आउट करना है, इसको शेयर्स किसको इशू करने, इसको इशू करने पब्लिक को। तो इसको पब्लिक को तक पहुंचना भी तो है, रीच भी तो करना है। पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है। XYZ लिमिटेड अगर शेयर्स इशू करना चाहती है तो इन्फॉर्म भी तो करना होगा पब्लिक को, तो रीच करना पड़ेगा पब्लिक को। तो इन्फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्म कर सकते हैं हम इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फेसबुक पर कंपनी ऐड निकाल सकती है, ठीक है, इंस्टा पर कंपनी ऐड निकाल सकती है, ठीक है, और भी कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐड लगाई जा सकती है, ठीक है। तो और भी कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐड लगा देंगे, तो इंटरनेट के थ्रू आ सकता है। न्यूज़पेपर में ऐड लगा सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड लगा सकते हैं, कोई बिजनेस मैगजीन में ऐड लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को रीच करेगी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो हमारी जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी तो सभी को, ठीक है, एवरीवन को रीच कर रही है, ठीक है, जो भी ये ऐड देख ले, कंपनी को थोड़ी पता है कौन इंटरेस्टेड है। तो आपको ये समझना है कि पहली बार कौन किसको अप्रोच कर रहा है। आपको एग्जाम्पल जो अभी आपने समझा, आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी अप्रोच कर रही है, ठीक है, पब्लिक को, तो ये सही तो है। लेकिन रियलिटी में जो हमारी डील होगी, जो हमारी ट्रांजैक्शन जहां से स्टार्ट हो रही है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी कैसे, पब्लिक अप्रोच करेगी कंपनी को। देखो आप खुद सोचो ना, आपने अगर किसी अखबार में ऐड देखी, किसी न्यूज़पेपर में ऐड देखी कि शेयर्स इशू करे जा रहे हैं, ठीक है, XYZ लिमिटेड अपने शेयर्स बेच रही है, आपने अखबार में ऐड पढ़ी, लेकिन आपके साथ साथ लाखों लोगों ने ऐड पढ़ी, ठीक है, तो लाखों के लाखों लोग थोड़ी जाएंगे शेयर खरीदने। ये भी तो सोचो ना, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ऐड पढ़ी, क्या सारे के सारे शेयर खरीदने चले जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। तो कंपनी तो इन जनरल ऐड लगवा रही है, तो कंपनी तो सबको अप्रोच कर रही है, उसे थोड़ी पता कौन इंटरेस्टेड है। तो पब्लिक में से कोई सिलेक्टेड लोग ही इंटरेस्टेड होंगे, जो रिप्लाई करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे। वो पब्लिक जो होगी, वो जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक होगी, सिलेक्टेड कह लें या इंटरेस्टेड कह लें, जो भी होंगे इंटरेस्टेड, वो लोग कंपनी को रीच आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारी पहली ट्रांजैक्शन निकल के आती है जर्नल की, कि पब्लिक रीच कर रही है कंपनी को। तो अब फोन नहीं करना होता, कंपनी कहती है मेरे को पैसे दो, मैं तुम्हें शेयर्स इशू कर रही हूं तो मुझे पैसे दो। तो कंपनी के पास बैंक अकाउंट में ये इंटरेस्टेड लोग कुछ पैसा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, ये XYZ लिमिटेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। क्रेडिट होगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर सपोज करो 5,000 10,000 कोई भी अमाउंट आप लिख लो रैंडमली, ठीक है, इमेजिनरी अमाउंट है, ये इमेजिनरी क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कंपनी ने ये जो पैसा रेज करा है, ये किया क्या, कंपनी ने पैसा रेज करा है, तो ये पैसा है किसका, ओनर का ही है, ठीक है, ये पैसा है किसका, ओनर्स का ही पैसा है, क्योंकि यहां पर हम पब्लिक को भी क्या कह रहे हैं, ओनर कहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि एज अ ओनर ओरिजिनली आप खुद पैसा कंपनी में डालो, या पब्लिक भी ओनर होती है, हमने अभी पीछे समझा, ठीक है, ऊपर मैंने आपको समझाया था कि पब्लिक भी ओनर होती है, कंपनी भी ओनर होती है शेयर्स के केस में। तो ये जो पैसा पब्लिक ने डाला है, ये क्या हुआ है, पब्लिक ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, ये एक्चुअली में क्या है, कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस में जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है, हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को
क्रेडिट करते हैं। 11th क्लास में भी समझा था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 11th में। तो यहाँ पर शेयर्स वाली कैपिटल है, तो इसलिए कैपिटल से पहले एक वर्ड लगा देना, शेयर वर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये शेयर एप्लीकेशन के थ्रू पैसा है, तो शेयर एप्लीकेशन जो पहले क्रेडिट था, ये नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, डेबिट। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का पैसा हम जस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि पहले कंपनी को पैसा रिसीव होगा, तभी तो कंपनी को पता चलेगा कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं उसके शेयर खरीदने में। इसलिए पहली जो 2 एंट्रीज होती हैं, सिर्फ इसमें क्या होता है, पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है, फिर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट। सेकंड एंट्री का मतलब है ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ओनर का ही पैसा, तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैपिटल होता है। तो ये हमारी पहली 2 एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी एग्जांपल में समझो, ठीक है। आपको मैं अब बताता हूं बिल्कुल चैप्टर वाइज कैसे चैप्टर में कॉन्सेप्ट है। तो अपनी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो इनका शेयर मान लो एक शेयर है 100 रुपए का, तो पब्लिक से ये कितना पैसा मांग रहे हैं पर शेयर ये लोग मांग रहे हैं 100 रुपीज, ठीक है। ये एक शेयर के लिए मांग रहे हैं 100 रुपए। अब होता क्या, आपके जितने भी क्वेश्चन है, कंपनी ना ये पैसा इकट्ठा नहीं ले रही, कंपनी क्या कह रही है, मेरे को तुम पैसे टुकड़ों में दोगे, इंस्टॉलमेंट में दोगे। कंपनी को ये पैसा एक साथ नहीं चाहिए, तो कंपनी क्या कर रही है, किश्तें बांध रही है, ठीक है, पब्लिक से किश्तों में पैसा लेगी। तो सपोज करो उन्होंने किश्तों बांधी, पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, किश्तों का मतलब इंस्टॉलमेंट, तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या दे दिया, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 100 है, सपोज करो ये अपनी हो गई 20 रुपीज़ की, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड नंबर की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, ये हमारी हो गई सेकंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट अपनी कितने की हो गई, 20 की ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, क्वेश्चन में गिवन होता है, मैं कुछ भी ले रहा हूँ, ये नंबर्स रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन में 3 ही इंस्टॉलमेंट होती है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अगर 3 ही होती टोटल तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और उसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे देखो 100 रुपये का है, तो ये कितना है, 20, 30, 50 और 20, 70, मतलब 30 रुपये रह गए। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट को हम बोल देंगे सेकेंड कॉल, और क्योंकि ये आखिरी कॉल है तो इसको हम बोल देंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये अपनी फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अभी अभी आपको मैंने समझाया कि पहली इंस्टॉलमेंट जब हम बनाते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि पब्लिक रीच करती है कंपनी को। तो हमारी एंट्री क्या बनी थी जो मैंने अभी अभी बनाई, बैंक अकाउंट होता है डेबिट और क्रेडिट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और यहाँ पर आप अमाउंट्स लिख लेना, कुछ भी अमाउंट्स आएगा, ठीक है। अमाउंट्स लिखनी मैं समझा देता हूँ, अमाउंट लिखनी समझ लेते हैं। सपोज करो कंपनी ने इशू करे हैं 1000 शेयर्स, ठीक है, 1000 शेयर्स इशू करें हैं, इशू कितने किए, 1000 शेयर्स। अब पहली इंस्टॉलमेंट में कंपनी कितने मांग रही है पैसे, 20 रुपये मांग रही है सिर्फ। तो यानी कि 1000 लोगों से कंपनी ने कितने मांगे, 20 रुपये मांगे, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 लोगों ने कंपनी को 20 रुपये दिए, ठीक है। तो कंपनी पैसा रिसीव कर रही है। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा आपके पास 20 और फिर ये 3 जीरोस, ठीक है। तो 20,000 रुपीज़ आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब ये पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। ये दोनों एंट्रीज मैंने आपको अभी अभी समझाई थी, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सेम अमाउंट कॉपी कर देना, ये वाला 20,000। अब देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ था, आपको स्टोरी में आना पड़ेगा, जो पीछे स्टोरी समझाई है वो समझो, तभी आपको जर्नल समझ आएगा। मैं ना जर्नल समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले बैंक क्यों आ रहा है, फिर ड्यू क्यों हो रहा है, और अब आगे स्टाइल चेंज होने वाला है, वो क्यों होने वाला है। आपको ये समझना होगा कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, मैंने अभी वीडियो में पहले भी बताया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, पब्लिक पहले या इंटरेस्टेड मेंबर्स, जो इंटरेस्टेड मेंबर्स होते हैं ये लोग कंपनी को पहले रीच करते हैं, ठीक है। कंपनी को नहीं पता मेरा शेयर कौन खरीदने वाला है, तो पहले पब्लिक इन्फॉर्म करती है कंपनी को कि हम तुम्हारे शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं। और कैसे इंटरेस्टेड है, वो लोग एप्लीकेशन का पैसा पहुंचाते हैं, वो पैसा देते हैं, पैसा ही सबूत होता है कि भाई हम तुम्हारे काम में, तुम्हारा शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो पहले क्या हुआ, पब्लिक ने पैसे पहुंचाए कंपनी को। तो अब कंपनी को देखो, पैसा रिसीव कर लिया तो कंपनी को पता चल गया ना कौन से लोग इंटरेस्टेड है, भाई बैंक अकाउंट डिटेल्स आ गई, ठीक है, उनसे फॉर्म वगैरह फिलअप कराया होगा। तो अब कंपनी को पता चल गया कि कौन सी पार्टीज, कौन से लोग इंटरेस्टेड है मेरा शेयर खरीदने में।
ठीक है। तो एप्लीकेशन में जब मैंने 1000 लोगों से पैसा मांगा और मुझे 1000 लोगों से पैसा मिल गया या 1000 शेयर्स का पैसा मिल गया, तो अब मुझे पता है मेरे को अगली बारी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है, दूसरी किस्त का पैसा है, किससे मांग रहे हैं। कंपनी को अब ये पता चल गया कि मुझे अब पैसा किससे मांगना है। एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी को नहीं पता था कौन अप्लाई करने वाला है, किससे पैसा आना है, वो नहीं पता था, तो इसलिए पहले पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम पर। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को पता मेरे को इन्हीं लोगों से जिन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट दी है, इन्हीं लोगों से मेरे को अब अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, ठीक है। तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट मतलब जो थर्ड होती है, बेसिकली सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड जर्नल एंट्री जो होती है, यहाँ पर हम पहले पैसा ड्यू करते हैं, क्योंकि अब मुझे पता है कि अलॉटमेंट का पैसा मेरे को किन से चाहिए, ठीक है। तो थर्ड जर्नल और सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट का पैसा मुझे अब किन से चाहिए, मुझे ये पता है। तो मैंने उनको भाई ड्यू करा, कोई डेट होगी, मैंने उनको पहली किस्त के बाद 1 महीने 2 महीने बाद मैंने दोबारा पैसे मांगे, तो मुझे पता है ना किन से मांगने। तो मैंने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये किसकी एंट्री है, ड्यू कर दिया मैंने पैसा। तो ड्यू कर दिया तो कितना होगा भाई, 1000 शेयर पे 30 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं, 1000 शेयर पे 30 रुपये मैंने मांगे, यानी कि मैं इनसे 30,000 मांग रहा हूँ। तो मैंने इनसे मांगे, मुझे क्योंकि पता था मेरे को किससे मांगने। अब कुछ दिनों में मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो जब मेरे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितने मांगे उतने ही आ जाएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारी बिगनिंग है चैप्टर की, तो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, 4 फीचर, ये सब चीज़ों को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में समझेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक जर्नल एंट्री समझ रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई। देखो जर्नल, देखो भाई जर्नल, ये आपकी पहली किस्त है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की, इसकी 2 एंट्री है। फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज है, तो यानी कि 2 एंट्रीज लग रही है हर इंस्टॉलमेंट की। तो अब ऊपर देखो आपके पास नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है, फर्स्ट कॉल की। तो सेम लॉजिक, अब कंपनी को अगेन पता है थर्ड इंस्टॉलमेंट किससे मांगनी है, कंपनी को ऑलरेडी पता है। तो फर्स्ट कॉल, जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होगा, जब भी और ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, तो कंपनी पैसा ड्यू करेगी। तो 20 रुपये की हमारी फर्स्ट कॉल है, 1000 लोगों से 20 रुपये अब हमने मांगने हैं। तो पहले हम मांग लेते हैं, ठीक है। अब हम मांग रहे हैं तो थर्ड इंस्टॉलमेंट और फिफ्थ एंट्री में हम पैसा मांग रहे हैं। तो कौन सी इंस्टॉलमेंट है मेंशन करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 1000 शेयर्स पर 20 रुपये मांग रहे हैं, तो अगेन 20 के ड्यू हो जाएगा और आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, पैसा आ जाएगा, कुछ दिनों बाद पब्लिक से पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, की इन्होंने पैसा दे दिया। अब एक और चीज़ बताऊँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब कंपनी ने यहाँ पर पैसा ड्यू किया ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या किया, पब्लिक को, ये शेयर फर्स्ट कॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक को। तो कंपनी ने जब पैसा ड्यू किया तो कंपनी ने पब्लिक को क्या मान लिया, डेटर मान लिया, ठीक है। मैं आपको रीजंस भी समझा रहा हूँ। कंपनी ने पब्लिक को डेटर मान लिया, डेटर मतलब जिनसे फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, तो डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं, तो इसलिए इनको क्या करा, डेबिट करा। और जब पैसा आ गया इनसे तो हमारी एसेट खत्म हो गई, डेटर्स ने पैसा दे दिया तो हमारी एसेट खत्म हो गई, यानी कि डेटर खत्म हो गए। तो पहले जो डेबिट था इसलिए वो बाद में क्रेडिट हो गया। सेम लॉजिक ऊपर लग रहा है, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट जब हमने ड्यू करी तो हमने पब्लिक को डेटर माना, जब इन्होंने पैसा दे दिया तो हमने अपने डेटर एज्यूम किया, डेटर खत्म हो गए, ठीक है। तो ये अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी फर्स्ट कॉल की, 2 एंट्रीज होगी। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब यही कॉन्सेप्ट है, इसके जरा लास्ट इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 30 रुपये की। तो अब कंपनी को कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि भाई वो मांग ही नहीं रहे, ये पैसा मांग ही नहीं रहे, ठीक है, और कभी होगा कि वो मांग लेंगे। तो अब हम ड्यू कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जब भी कंपनी को चाहिए होगा, कंपनी पब्लिक से मांग लेगी। तो 30 रुपये लेगी कंपनी 1000 शेयर्स के हिसाब से। तो 7th एंट्री और 4th इंस्टॉलमेंट, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देना, क्योंकि आखिरी किस्त है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है ये। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये हमने डेटर बनाया है, पब्लिक को डेटर बनाया है यहाँ पे, तो एसेट है डेबिट, और ये इन्वेस्टमेंट भी है एक तरीके से बिजनेस में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1000 शेयर पर 30 रुपये, तो ये आ जाएगा अपना 30,000। और उसके बाद जब भी पब्लिक पैसा दे देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये डेटर्स थे, डेटर्स ने पैसा दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो इनसे हमारे को पैसा आ गया, तो ये हो गया 30K।
तो जर्नल एंट्रीज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, 4 फीचर बाद में समझेंगे जब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, ठीक है, एक्सरसाइज के, उसके बाद हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे और उनका भी मैं कॉन्सेप्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो जर्नल का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में बैलेंस शीट का, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो जरा समझते हैं, ठीक है। फॉर्मेट समझ लो और लॉजिक समझ लो, इसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले आपको लिखनी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मीनिंग होता है कि कंपनी लाइफ टाइम में कितने पैसा पब्लिक से रेज कर सकती है, कितने शेयर्स इशू कर सकती है पूरी जिंदगी में, लाइफ टाइम में, ठीक है। ये वाला अमाउंट आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है, ये निकालना नहीं होता, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो सपोज करो ये 10 लाख रुपए, तो ये यहाँ पर आप लिख देना 10 लाख रुपए, ठीक है। ये रफ फॉर्मेट है बेसिकली। अभी जस्ट चीज़ें समझने पे ध्यान रखो, क्या किस चीज़ का मीनिंग है और किस में कितनी अमाउंट आती है, ठीक है। लिखते कैसे हैं वो एक्सरसाइज में मैं प्रॉपर फॉर्मेट से कराऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। ऑथराइज कैपिटल नंबर 1 आपको लिखनी है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे आपको लिखनी होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में याद रखना आपको ये अमाउंट लिखना है या वो लिखना है कि कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है। सपोज करो कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे और एक शेयर है 10 रुपये का, तो एट 10 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। तो इशू कितने करे ये इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे हैं और फॉर एग्जांपल आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 900, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 900, तो 900 शेयर मत लिख देना, या आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1100। आपने जितने इशू करे आपको वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है। तो 1000 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। सारी इमेजिनरी नंबर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मोटा मोटा इशूड कैपिटल में गलती मत करना कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, फर्क नहीं पड़ता, जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है वही यहाँ पर आने वाले। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो हेडिंग रहने वाली है, ठीक है, यही है जिसमें गलतियाँ होती है कैलकुलेशन की, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। थर्ड हेडिंग का नाम है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। थर्ड हेडिंग का नाम है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल अपने आप में कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे 2 सब हेडिंग आएगी। एक आएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, और दूसरी हेडिंग आपको आएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो ये 2 हेडिंग्स आने वाली हैं इसके नीचे। तो ये दोनों हेडिंग्स का क्या लॉजिक है, क्या कब इस हेडिंग के नीचे लिखना है, कब इस हेडिंग के नीचे लिखना है, यही आपको समझना है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेने वाले हैं, तभी हमारे को समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं भाई। इमेजिन करो एक कंपनी है, उसका एक शेयर कितने का, 100 का है, और उसकी हम अब इंस्टॉलमेंट्स बनाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन पे मान लो मैंने लिख दिया 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मैंने लिख दिया 40 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया 70। तो फर्स्ट कॉल में लिखते हैं 20 और फाइनल कॉल में लिख देते हैं 10। मतलब मैंने टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाई। पहली वाली हमेशा एप्लीकेशन, दूसरी हमेशा अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल और तीसरी सेकंड एंड फाइनल कॉल, सॉरी फोर्थ, लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हेडिंग है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और फिर है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो हेडिंग का ना थोड़ा मीनिंग भी समझते हैं। कह रहे हैं सब्सक्राइब मतलब लोगों ने पैसा देना स्टार्ट किया, ठीक है, लोगों ने कंपनी को पैसा देना स्टार्ट किया, तो सब्सक्राइब तो किया। और एक कंडीशन और है, सेकंड कंडीशन क्या, उन्होंने फुल्ली पे अप करा है। फुल्ली पेड अप मतलब उन्होंने सारा पैसा दे दिया, उन्होंने कंपनी के शेयर में इंटरेस्ट शो किया। सब्सक्राइब किया मतलब इंटरेस्ट शो किया, मतलब एप्लीकेशन तो दिया, सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन तो दिया। फिर कह रहे हैं एंड फुल्ली पेड अप मतलब सारा दे दिया, पहली इंस्टॉलमेंट के साथ साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने दे दी। तो जैसे अगर 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने इशू करे हैं 1000 शेयर्स, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या जाएगा, 1000 शेयर्स एट, एक शेयर कितने का, 100 का, 100 ईच, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में 1000 शेयर्स हैं और सबने पूरा पैसा चुका दिया, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या जाएगा, 1000 शेयर्स एट 100 ईच, तो 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देना 1 लाख रुपीज़। सब्सक्राइब्ड मतलब होता है कि एप्लीकेशन पे तो पैसा दिया, सेकंड पे आ गए, बट नॉट फुल्ली पेड अप मतलब उन्होंने सारा पैसा नहीं चुकाया। देखो मीनिंग समझ आ गया।
सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन पे तो पैसा दिया, लेकिन नॉट फुली पेड अप मतलब आगे की किसी ना किसी इंस्टॉलमेंट में तो गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो आगे की किसी ना किसी इंस्टॉलमेंट में गड़बड़ मतलब या तो उन्होंने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, या उन्होंने फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया, या उन्होंने आखिरी कॉल में पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज़ जाती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो इस चीज़ को हम और क्या बोलते थे, इस चीज़ का हमारे यहाँ नाम लिया हुआ है चैप्टर में, इस चीज़ को बोला जाता है कॉल्स इन अरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर, कुछ भी बोल लेना। तो कॉल्स इन एरियर का जो केस होता है वो लिखते हैं हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। कैसे लिखते हैं वो हम समझ लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, लेकिन अभी आपको ये समझना यहाँ पे जाता क्या है, कौन सी चीज़ यहाँ पे जाती है। तो एक तो जाती है कॉल्स इन अरियर वाले केसेस, कॉल्स इन अरियर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कॉल्स इन अरियर जब भी आएगा क्वेश्चन में, तो जितने शेयर्स पे, ठीक है, जितने शेयर्स पर पैसा डूबेगा उन्हीं शेयर्स का डेटा आपको यहाँ लिखना है। सपोज करो यहाँ पर 100 शेयर्स ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो यहाँ पर सिर्फ 100 शेयर्स की डिटेल लिखनी है, ठीक है। इन 100 शेयर्स को यहाँ लिखना है। तो 1000 में से 100 शेयर्स में ही गड़बड़ है ना, तो फिर ऊपर कितने आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे 900 शेयर्स, ठीक है। ये याद रखना, 900 शेयर ने तो पूरा पैसा दिया ना, तो अगर 100 शेयर्स पे, ठीक है, अगर 100 शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर है तो 100 शेयर जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, लेकिन 900 शेयर जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि इन 900 ने गड़बड़ नहीं किया, ठीक है। फिर इसमें एक और केस आता है, लास्ट केस आ गया अपना। लास्ट केस क्या होता है, लास्ट केस में आपको ये समझना है कि अगर मान लो कंपनी ने खुद ही पहली इंस्टॉलमेंट मांगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी और तीसरी इंस्टॉलमेंट मांगी, लेकिन चौथी इंस्टॉलमेंट कंपनी खुद ही कॉल नहीं कर रही, कंपनी ने खुद ही नहीं मांगे पैसे, ये 10 रुपये कंपनी ने नहीं मांगे, तब मुझे बताओ ये जो 1000 शेयर है, मान लो इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट पूरी दी, इन्होंने दूसरी भी दी, इन्होंने तीसरी भी दी, और ये लोग तैयार बैठे हैं चौथी इंस्टॉलमेंट भी पूरी देने को, लेकिन कंपनी ने ही नहीं मांगी। तो अब मुझे बताओ किस में जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में ये डेटा जाएगा, या ये डेटा जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। ये ज़रा आप सोचो, ठीक है, 2 मिनट सोचो, और फिर मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, अगर 1000 शेयर पे सिर्फ पहली 3 इंस्टॉलमेंट्स मंगाई जाए और पूरा का पूरा पैसा मिल भी जाए, यानी कि कॉल इन अरियर नहीं हुआ, तो भी ये कहाँ लिखा जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखा जाएगा। तो व्हेन फुल कैपिटल इज नॉट कॉल्ड, अगर कंपनी अपनी तरफ से भी सारा पैसा नहीं मंगाएगी तो भी आपको यहीं पर लिखना है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, पूरे 1000 शेयर का डिटेल्स आपको यहीं पर लिखना है। तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी, उन्हें लगता है कॉल इन अरियर वाला ही सिर्फ यहाँ जाता है, तो ऐसा नहीं है, कॉल इन अरियर वाला तो जाएगा ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर कंपनी खुद भी पूरी कैपिटल ना मंगाए तो वो भी डिटेल्स यहाँ पर जाती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, तो वो ज़रा समझ लो। तो सब्सक्राइब कैपिटल में बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आपने लिख देना प्लस फॉरफिटेड शेयर्स, अगर क्वेश्चन में इनकी इंफॉर्मेशन हुई तो, ठीक है। ये किसी की हेडिंग के नीचे नहीं है, फॉरफिटेड शेयर कहाँ आना है ज़रा समझ लो। अगर क्वेश्चन में खाली यही हेडिंग है, सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे 2 हेडिंग होती हैं, क्या पता किसी क्वेश्चन में एक ये हो, क्या पता किसी में सेकंड वाली हो, क्या पता दोनों हो। तो फॉरफिटेड शेयर भी अगर है तो वो लिखना कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में सेकंड हेडिंग नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये नॉट फुली पेड अप वाली नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट हेडिंग, उसमें डिटेल्स लिखोगे और फिर उसके नीचे फॉरफिटेड शेयर लिख देना, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट हेडिंग नहीं है, ठीक है, खाली सेकंड हेडिंग है, तो ये लिखना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप और इसी के नीचे फॉरफिटेड शेयर लिख देना, ठीक है। और अगर दोनों हेडिंग्स हैं तो फिर लास्ट में फॉरफिटेड शेयर आएगा। बेसिकली इसको लास्ट में लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर को कहाँ लिखते हैं, लास्ट में, ठीक है, याद रखना, इसको लास्ट में लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर को। अब यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, ठीक है, कुछ अमाउंट यहाँ पर आएगा फॉरफिटेड के सामने, तो ये तीनों अमाउंट्स आपने ऐड करनी है, ठीक है, ये तीनों अमाउंट्स आपने ऐड करनी है और ये अमाउंट आपकी मेन बैलेंस शीट में चली जाएगी शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है अभी, ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल ध्यान से सुन लेना, हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, ये मैंने आपको समझाया नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स ही मेन हमारे को बनाने होते हैं पेपर में, तो नोट्स टू अकाउंट्स मैंने आपको समझाया है। ये इजी होता है ऑथराइज, इशूड भी इजी होता है, सारा का सारा जो प्रॉब्लम होता है वो सब्सक्राइब में होता है, और कन्फ्यूजन यही होती है कि सब्सक्राइब में फुली पेड अप में क्या आ जाएगा, नॉट फुली पेड अप में क्या आ जाएगा, तो वो चीज़ मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान देने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है भाई
कि आपको क्वेश्चन आना है प्रिपेयर शेयर कैपिटल, ठीक है, आपको यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रिपेयर शेयर कैपिटल। तो अगर आपके क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस है तो कॉल्स इन एडवांस आपने करना है इग्नोर, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का कोई भी रोल नहीं है शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी अगर आपको क्वेश्चन में आता है, ठीक है, मान लो प्रीमियम पर शेयर्स इशू करें तो इसको भी आपने करना है इग्नोर, ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई भी रोल नहीं होगा शेयर कैपिटल में। तो ये जाते कहाँ हैं इसको भी ज़रा समझ लो। तो कॉल्स इन एडवांस आपका जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ में ये जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लिख देना, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ये जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपका जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस हेडिंग में ये जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ठीक है। तो अगर आपको खाली शेयर कैपिटल बनाने को आएगी तो इन दोनों को इग्नोर कर देना और शेयर कैपिटल ही आती है, ठीक है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट के, अगर उसमें कॉल्स इन एडवांस और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा तो मैं ये लिख कर दिखा दूंगा कि कहाँ जाता है। बट शेयर कैपिटल बनाते हुए, यानी कि शेयर कैपिटल क्या होते हैं, जो भी पिछले पेज पर मैंने आपको समझाया, जिसमें ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल, जो पिछले पेज पे सारी कहानी समझाई थी ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पिछला सेक्शन आपको समझाया, वो बनाने के लिए इन दोनों का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। जो पहले जो समझाया उसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट का। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे चैप्टर से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो यार आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और साथ साथ चैनल की भी ग्रोथ होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।